अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। इटली में G7 ममालिक का सरबराही इजलास हुआ जिसमें इन ममालिक ने बहुत ही खुलकर यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत करने का इरादा किया है, लेकिन अपने इस होने वाले इजलास में ये फ़लस्तीनियों के हक़ में खुलकर बोलना शायद भूल गए और इसराइल की जो जारहियत जारी है उसके बारे में भी बात करना शायद भूल गए। सो क्या वजूहात थी कि इन्होंने यूक्रेन की तो हिमायत का ऐलान किया लेकिन फ़लस्तीनियों के तनाजुर में इन्होंने बात नहीं की उस तरह से जिस तरह से वो हकदार थे बात के। सो दूसरी जानिब नई हुकूमत, नए टैक्सेस और नया बजट, क्या हमें अब FDI से कोई उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत बड़ा सवालिया निशान ये बनता जा रहा है। इसको डिस्कस करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में और हमारे साथ मौजूद होंगे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी सेक्टर के एक्सपर्ट भी, जिनसे जानेंगे कि क्या मुहरिकात हैं जिनके थ्रू हम FDIs जो है उसका राइज हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान में। और एंड ऑफ द सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने हल्फ उठाते ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के जम्मू सेक्टर में 4 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और ये तमाम वाक़यात किस जानिब इशारा करते हैं और क्या कश्मीरी अब नरेंद्र मोदी के बयानिए से इत्तफाक करेंगे? इन तमाम टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, थैंक यू सो मच बासित साहब फॉर द टाइम। और मेरा माइंड बहुत स्टक हुआ हुआ है इस G7 समिट में। स्टक हुआ है स्पेसिफिकली ये जो G7 समिट हुआ और इसमें ये जो एक बात है कि ये जो रशिया के अकाउंट्स फ्रोजन हैं वेस्ट में, उन बैंक्स के जो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली जाएगा यूक्रेन को और ये $50 बिलियन का होगा प्रॉफिट, ह्यूज अमाउंट। सो इस पे रशिया कैसे रिएक्ट करेगा? क्या बस अब वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली है? समझें कुछ यही हो रहा है क्योंकि प्यूटिन ने तो बड़ा सख्त रिएक्ट किया। सदर प्यूटिन उन्होंने कहा है कि अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब ये बहुत इरिवर्सिबल सिचुएशन हो गई है, यानी कि ये नेटो और रशिया के दरमियान अब लगता है कि कुछ सूरत हाल और टेंस हो जाएगी। आप देखिए ना, G7 पहले G7 था, फिर G8 हुआ और फिर दोबारा G7 हो गया। G8 था जब रशिया भी शामिल था और फिर जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया को कब्ज़ा किया, एनेक्स किया, तो उसके बाद फिर उसको G8 से फारिग करके फिर G7 कर दिया गया। ये जो समिट हुई है इसका बहुत तवील कम्युनिके है और इसमें हर चीज़ ही शामिल है, आप समझिए, लेकिन ख़ास फोकस जो है वो यूक्रेन पे है। जिसने आपने कहा कि तकरीबन $300 बिलियन रशियन एसेट्स हैं, फंड्स हैं जो कि फ्रीज़ किए हुए हैं वेस्टर्न दुनिया में। अब उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, 50 बिलियन कहते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जो कि यूक्रेन को दिए जाएंगे इन ममालिक में। दूसरी तरफ रशिया ने भी कहा है कि जी आपकी भी तकरीबन इतनी ही अमाउंट हमारे पास भी हैं जो हमने फ्रीज कर दिए हैं, अब तो हम भी उन्हीं का इस्तेमाल रशिया में करेंगे, अब आप भी अपनी खैर मनाइए। दूसरी तरफ उससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि पिछले हफ्ते रूस और बेलारूस ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं जिसमें पहली दफ़ा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत तशवीशनाक बात है और यही बात जो है वेस्टर्न दुनिया को, अब क्योंकि सदर पुतिन बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का कह रहे हैं कि हमने सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लिए, अगर पुश कम्स टू शव तो हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। और चूँकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास भी हैं, बाय द वे, अगर भारत ने कोई ऐसी शैतानी की तो हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब एक सिचुएशन काफ़ी एस्केलेट हो रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, शायद लोगों के जहनों में नहीं उन्होंने नोट किया उसको, रूस अपने अमेरिका और यूक्रेन ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया है ऑन द मार्जिन्स ऑफ द G7 समिट, जिसके तहत ये 10 साला मुआहिदा है, जिसकी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये भी याद रहे। और इससे भी ऑब्वियसली ये सारा कर रहे हैं रूस को प्रोवोक करने के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो मतलब मैं कोई भी मुल्क जो रूस ने किया उसको भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। गो के अमेरिका वगैरह ने जिस तरह नेटो में शमूलियत की बात की, यूक्रेन की करते रहे, फिर उसको वेपन्स भी देते रहे, तो एक लिहाज से उन्होंने प्रोवोक तो किया रशिया को, लेकिन रशिया का जो एग्रेशन है उसको आप इंटरनेशनल कानून में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम किसी भी मिलिट्री एग्रेशन के खिलाफ हैं। लेकिन ये जो वेस्ट अब करने जा रहा है, क्या ये जस्टिफाई हो सकता है? ये भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए
यूक्रेन का तो जो है ना आप कह रहे हैं कि डैमेजेस रूस देगा, ओ बाबा पहले वॉर तो ख़त्म कीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे कि डैमेजेस कितने होते हैं। वो कोई 500 बिलियन डॉलर के करीब बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या ये जंग ख़त्म होगी? अगर आप मुख्तलिफ अमरीकी जरीदे पढ़ें, ख़ास तौर पे फॉरेन अफेयर्स जो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का बहुत ही मोतबर जरीदा है, उसमें मैं आर्टिकल्स अब पढ़ रहा हूँ मुंतहा, और मुझे ये इम्प्रेशन मिल रहा है कि जो थिंक टैंक्स हैं या जो लोग सोचते हैं वो अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि यूक्रेन में अगर जंग बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अब यही है कि जो इस वक्त एक नया न्यू नॉर्मल क्रिएट हुआ है यूक्रेन में, उसको तस्लीम करना पड़ेगा। ये आप नहीं तसव्वुर कर सकते कि रशिया जो डोनबास का रीजन है उसको अब छोड़ के वापस चला जाएगा या क्राइमिया को दे देगा यूक्रेन को वापस, ये अब नहीं हो सकता। इस वजह से जो अंदर एक लिहाज से इस वक्त जो एक डिस्कशन हो रही है, जो बहस चल रही है, वो यही है। लेकिन सदर बाइडन इस वक्त इलेक्शन मोड में है। अब देखिए ना, इलेक्शन हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता, शायद ट्रम्प जीत ही जाएं, तो उसको भी प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए मुआहिदा भी कर दिया। फिर 61 बिलियन डॉलर वैसे ही अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है अगले 5 सालों में। साहब अगर आप इजाज़त दें मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर सकती हूँ? प्लीज़। आप मुझे ये बताएं कि जो भी मुल्क इलेक्शन की सिचुएशन में होता है, वहाँ पे इलेक्शन का बोलबाला होता है, सो जो सबसे पहला वो स्टेप लेता है वो एट द कॉस्ट ऑफ पीस क्यों होता है? पीस राउंड द ग्लोब। देखिए, ये एक तरीका कार है, ऐसा हमने अपने हमसाये में भी देखा। डोमेस्टिक जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हालांकि इस वक्त यूएस की इकॉनमी के इतने बुरे हालात नहीं हैं, लेकिन जो ट्रम्प का नैरेटिव है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है एक लिहाज से। लेकिन ये हर मुल्क का तरीक़ा कार होता है कि जब इंटरनल सिचुएशन होती है, कोई ख़राब होती है या कोई बंदा कहीं फंस जाता है, तो फिर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम ज़्यादा हाईलाइट करता है। उससे फिर ये होता है कि कौम यकजा हो जाती है, वो देखती है कि इस वक्त लीडरशिप में तब्दीली मुनासिब नहीं होगी क्योंकि हालात दुनिया के बहुत ख़राब हैं। इस वक्त अमेरिका में भी ये एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस, वर्ल्ड हाँ, यही होता है बिल्कुल। अब देखिए, अमेरिका में भी यही इस वक्त बहस हो रही है कि दुनिया इस वक्त इतने मसाइल में है, ईरान के इश्यूज़ हैं, गज़ा में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यूक्रेन के इश्यूज़ हैं, तो अगर इस वक्त अमेरिका में लीडरशिप तब्दील होती है तो दुनिया के मसाइल और बढ़ जाएंगे। बाइडन का ये आर्गूमेंट, जो डेमोक्रेट्स हैं वो आर्गूमेंट दे रहे हैं कि कॉन्टीन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टीन्यूटी का जो एक एस्पेक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, ये G7 का तो इजलास हुआ, उसके बाद अब एक पीस इन यूक्रेन कॉन्फ्रेंस हो रही है स्विट्ज़रलैंड में, आज और कल होगी। उसमें बाइडन भी नहीं जा रहे, न रशिया को तो इनवाइट ही नहीं किया, चीन ने जाने से इनकार कर दिया कि ये बिल्कुल फजूल किस्म की। लेकिन उन्होंने G7 जो यूटिलाइज कर लिया है, बल ये है कि काफ़ी लोग जाएंगे, 40-50 लीडर्स वहाँ पे होंगे। मिसाल के तौर पर बरतानिया के वज़ीर आज़म होंगे, फ्रांस के सदर भी वहाँ पे होंगे, जर्मन के जो चांसलर है वो भी वहाँ पे होंगे। लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ निकलना नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो भी होंगे। एक और बात मैं कहता चलूँ, एक तो G7 मीटिंग हुई, समिट हुई, उसके बाद एक और समिट भी हुई, G7 आउटरीच समिट जिसे कहते हैं, आउटरीच समिट, जिसमें और बहुत से ममालिक को बुलाया गया और उसमें हमारे हमसाया मुल्क से प्राइम मिनिस्टर, हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। लेकिन ये है कि वो मैं उनके पढ़ रहा हूँ ट्वीट्स, तो हर मुलाकात के बाद ट्वीट कर रहे हैं कि जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और लेकिन उनकी कोई बाज़ाब्ता ऑन द मार्जिन्स प्रेसिडेंट बाइडन से मुलाकात नहीं हो सकी। कुछ और लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, मिसाल के तौर पर ऋषि सुनक से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म जो बरतानिया के हैं, फ्रांस के सदर से ही मुलाकात उनकी हुई, और जो ख़ास तौर पे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना वो इटालियन जो होस्ट हैं, इटली में चूँकि G7 समिट हुई तो वहाँ की जो नई वज़ीर आज़म है मेलोनी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। मेलोनी और मोदी, उनकी तो कुछ बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं, वो इसलिए वेलकमिंग है ना कि ये दोनों नज़रियात एक ही हैं, ये फार राइट के लोग हैं, ये पॉपुलिस्ट लोग हैं। मेलोनी का भी वही है रुझान। क्या वेस्ट को डोमिनेट कर दिया है फार राइट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, फार राइट तो इस वक्त इसीलिए फ्रांस ने भी जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो फार राइट के लोग हैं, मिसाल के तौर पर जर्मनी में जो नई पार्टी एक बनी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD कहते हैं उसको, उन्होंने काफ़ी सीटें हासिल की हैं इस दफ़ा यूरोपियन पार्लियामेंट में। इसी तरह फ्रांस की जो फार राइट के पार्टीज़ उन्होंने भी काफ़ी सीटें हासिल की, इसीलिए सदर मैक्रोन ने जल्द इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। तो ये ख़तरात तो अपनी जगह मौजूद हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात G7 का, अगर आप समिट का कम्युनिके पढ़ें तो बहुत तवील कम्युनिके, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, उसमें
ہر جو پرابلمز ہیں، مثال کے تو یوکرین کا ذکر ہے، غزہ کا ذکر ہے. غزہ میں انہوں نے وہی کہا کہ جی حماس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن وہ بائیڈن کا جو پلان ہے اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، جو کہ ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ چین کا ذکر کیا. چین کو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو رشیا کو سپورٹ کریں، یہ ختم کریں، ورنہ بڑا معاملات برے ہو جائیں گے، اور ہم وہ ایکٹرز جو چین میں ہیں جو رشیا کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پہ ہم پابندیاں لگائیں گے. دوسری طرف ایران کا ذکر کیا. ایران کا بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ روس کو بہت سپلائی کر رہے ہیں ڈرونز، تو یہ بھی بند کریں آپ. اور ایک دیکھیے نا، یہ بھی کتنی ہپوکریٹیکل سی بات ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں ایران کو کہ آپ نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو روکیے، انریچمنٹ پروسیس کو روکیے، آپ کا نیوکلیر پروگرام بڑے خطرے میں. یہ نہیں کہتے کہ جو امریکہ نے اس سے وڈرا کیا ہے، جو JCPOA ہے، بالکل 2018 میں امریکہ نے اس سے وڈرا کیا تھا، ایران تو کمپلائی کر ہی رہا تھا. ایسا ہی ہے. اور دوسری طرف پھر انہوں نے اور بھی مطلب اس میں لیبیا کا بھی ذکر ہے، ہیتی کا بھی ذکر ہے، سوڈان کا بھی ذکر ہے. ذکر نہیں ہے تو افغانستان کا نہیں ہے. دیٹ سرپرائزڈ می کہ افغانستان کو اب شاید اس میں اتنی زیادہ ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور چونکہ اب دوحہ میں کانفرنس بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تو ہونے جا رہی ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب ان کو پتہ ہے کہ طالبان تو کچھ ان کو دیں گے نہیں، اس لیے افغانستان کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. انٹرسٹنگ. اور اس میں جو لیڈرز شامل تھے، ایک تو پرائم منسٹر مودی تھے، آؤٹ ریچ جو سمٹ تھی اس میں اور جو کچھ ممالک تھے، مثال کے طور پر الجیریا، ارجنٹینا، برازیل، جارڈن، کینیا، تنیزیا، ترکی اور UAE، سعودی عرب نہیں تھا انٹرسٹنگلی. اب یہ وہ ممالک ہیں، خاص طور پہ ارجنٹینا. اگر آپ کو یاد ہونا تو برکس میں ارجنٹینا کو شامل کرنے کی آفر کر دی گئی تھی، لیکن ارجنٹینا نے پولائٹلی ریفیوز کر کہہ دیا کہ جی میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، میرے تو انٹرسٹ امریکہ کی جانب ہے. اسی طرح تھوڑا سا ترکیے کو ہی بلا لیا، اور باقی بھی کچھ ممالک کو جو کہ اس وقت غزہ کے، جارڈن خاص طور پہ. تو سوال یہی ہے کہ G7 سمٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھا کچھ ہو گیا، لیکن اس وقت معاملات جا رہے ہیں تیسری جنگ عظیم کی طرف، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا. گاڈ فار بیڈ یہ اگر ہو جائے گا، اگر ہو خدا نہ خواستہ، تو صورتحال کافی گمبھیر ہو جائے گی. لیکن آئی ہوپ کہ جو میں نے پہلے ذکر کیا نا، جو تھنک ٹینکس امریکہ میں ہیں ان کی بات سن لیں تو شاید کوئی بچت ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی. تاثر جو ہے وہ بالکل بھی اچھا معلوم نہیں ہو رہا، اور جتنا بھی ویسٹ ہے وہ شاید یونائٹ ہوتا جا رہا ہے رشیا کے اگینسٹ، اور یہ بہت ویزیبل سا بلاک ہم دیکھ رہے ہیں. اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ World War III ایکسپیرینس نہ ہی کریں تو بہتر ہے. یہاں لیں گے مختصر وقفہ. اسٹے ود اس.